सोचिए एक ऐसी कंपनी जो 100% कोल इंडिया की सब्सिडरी हो, जो पूरे इंडिया की 58% कोकिंग कोल प्रोड्यूस करती हो और जिसके पास 7900 मिलियन टन का कोल रिजर्व हो, जिसके क्लाइंट में एनटीपीसी, सेल, डीपीएल जैसे बड़े पीएसयू और कॉरपोरेट हो और जिसके आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा भी हो और साथ ही साथ ग्रे मार्केट में 70% से ज्यादा की एक दमदार प्रीमियम देखने को मिल रही हो। लेकिन सवाल सिर्फ एक, क्या वाकई इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर ये एक सिर्फ हाइप है? इस आईपीओ का पूरा सच हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जिसने भी कोल इंडिया का शेयर 1 जनवरी तक खरीदा है वे सभी शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है और वे अपने एक ही पैन कार्ड से 2 एप्लीकेशन यानी एक रिटेल में और एक शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से एक बार इस कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल समझ लेते हैं। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी और ये कंपनी कोल इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल, वॉश्ड कोल के उत्पादन में इन्वॉल्व है। 31 मार्च 2025 तक बीसीसीएल कुल 32 खदानों का संचालन करती है, जिनमें 25 ओपन कास्ट, 3 अंडरग्राउंड और 4 मिक्स्ड खदान है। कंपनी की मुख्य कोल माइंस जो झारखंड के झरिया और पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्रों में फैली हुई है, जिनका कुल लीज एरिया लगभग 288.31 वर्ग किलोमीटर का है। बीसीसीएल का मुख्य उत्पाद कोकिंग कोल है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से स्टील और पावर सेक्टर में होता है। 1 अप्रैल 2024 तक कंपनी के पास लगभग 7910 मिलियन टन कोकिंग कोल रिजर्व है। फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत के कुल घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन में बीसीसीएल की हिस्सेदारी 58.5% रही। कंपनी के ऑपरेशंस में ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइंस, कोक वॉशरीज, डब्ल्यूडीओ और एमडीओ मॉडल के जरिए असेट मोनेटाइजेशन और सोलर पावर प्रोजेक्ट शामिल है। बीसीसीएल का कोल प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 22 में 30.51 मिलियन से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 40.50 मिलियन टन तक पहुंच चुका है, जो मजबूत ग्रोथ को दर्शाता है। इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का लगभग 83.49% यानी 47471.50 मिलियन 30 सितंबर 2025 तक के पीरियड में टॉप 10 क्लाइंट से आता है, जो पिछले साल 30 सितंबर 2024 तक यही रेवेन्यू 56,451.50 मिलियन टन का था, जो कंपनी की टोटल रेवेन्यू का 82.46% था। इन टॉप क्लाइंट्स में इंडिया के कई बड़े सहकारी और पीएसयू संस्थान शामिल है, जैसे डीवीसी, यूपीआर, वीयूएनएल, सेल, एनटीपीसी, एमपीएल, डीपीएल, पीएसपीसीएल, बीपीएससीएल और जहांगीर पावर लिमिटेड। ये डाटा क्लियरली दिखाता है कि कंपनी मैक्सिमम रेवेन्यू डिपेंडेंसी जो है पावर और स्टील सेक्टर पे, जो एक तरफ स्टेबिलिटी देता है लेकिन साथ ही कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क भी क्रिएट करता है। बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल की, तो 9 जनवरी के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 13 जनवरी तक खुला रहेगा। 10 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर होने वाला है। 21 से 23 रुपीज़ का प्राइस बैंड होने वाला है और 1071 करोड़ का आईपीओ साइज है। पूरा का पूरा ओएफएस होने वाला है, बुक बिल्ड इशू टाइप है, बीएसएनएसई दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 600 शेयर्स के लिए 13,800 रुपीज़ के लिए करना होगा। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 23 से सितंबर 25 तक के दिए। असेट क्लास से शुरुआत करते हैं तो मार्च 23 में 13,312 करोड़ की असेट्स थी, जो मार्च 25 में 17,283 करोड़ और सितंबर 25 में 18,711 करोड़ हो चुकी। लगातार असेट और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेंशन को दिखाता है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 13,018 करोड़ की थी, तो फाइनेंशियल ईयर 25 में 14,401 करोड़ की, तो सितंबर 25 तक यानी 6 माह में 6,311.51 करोड़ की इनकम जनरेट कर चुकी है। यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 में हल्की गिरावट, लेकिन बिजनेस साइज अभी भी काफ़ी बड़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 664 करोड़ का प्रॉफिट था, जो मार्च 25 में 1240 करोड़ हो चुका है और सितंबर 25 में 123 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 2024 कंपनी का बेस्ट ईयर था, लेकिन सितंबर 25 में शार्प ड्रॉप मार्जिन प्रेशर का संकेत मिला है। वहीं अगर हम देखें तो इबिटा 891 करोड़ का मार्च 23 का, 2356 करोड़ का मार्च 25 का और सितंबर 25 के 6 माह में 459 करोड़ का इबिटा है, जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस स्ट्रांग है। लेकिन रिसेंट हाफ ईयर
काफ़ी वीक दिखता है। नेटवर्थ की अगर बात करें तो 3,791 करोड़ की मार्च 23 की थी, जो सितंबर 25 तक 5,830 करोड़ हो चुकी है। यानी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन स्ट्रॉन्ग है और पीएसयू स्टेबिलिटी का इस कंपनी को फायदा मिलता हुआ दिखा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो 853 करोड़ के रिजर्व्स मार्च 23 में थे, जो सितंबर 25 में 1,006 करोड़ के रिजर्व्स हो चुके हैं, जो मेजर टर्नअराउंड स्टोरी बैलेंस शीट क्लीनअप दिखाता है। बात करते हैं बोरोइंग की तो सितंबर 25 तक कंपनी 1559 करोड़ की बोरोइंग कर चुकी है, जो नेटवर्क के मुकाबले बोरोइंग मैनेजेबल लगती है। अब बात करते हैं इस कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर ROE 20.83% का है, जो शेयर होल्डर्स के फंड पर अच्छा रिटर्न पीएसयू के लिए मजबूत माना जाता है। वहीं ROCE की बात करें तो 30.13% का, यानी कैपिटल का इफिशिएंट उपयोग कर रही है कंपनी और कोर माइनिंग बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। EBITDA मार्जिन की बात करें तो 16.36% का है, जो ऑपरेशनल लेवल पर डिसेंट मार्जिन, लेकिन कमोडिटी बेस्ड बिजनेस होने की वजह से मार्जिन साइक्लिकल लग रहा है। पेट मार्जिन की बात करें तो 8.61% का, यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन जो ठीक ठाक है, पीएसयू कोल कंपनीज के बेंचमार्क के आसपास ही है। अर्निंग पर शेयर्स की बात करें तो 2.66 का ईपीएस है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.83% का, जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्थ रिटर्न लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। और पी रेशो 8.64 का, जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस को दिखाता है। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल का ईपीएस 2.66 का है, पी रेशो 8.64 का है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.83 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा है, पी रेशो काफी कंफर्टेबल है और पीएसयू एफिशिएंसी को यह दिखाता है। अल्फा मेटलॉजिकल का ईपीएस 1233 का है, पी रेशो 10.04 का है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 11.48% का। हाई ईपीएस है, लेकिन रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है कंपैरेटिवली काफी लो है। वॉरियर मेड कोल का 410 का ईपीएस है, पी 8.4 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.83 का, यानी लोअर वैल्यूएशन मल्टीपल बट रिटर्न ऑन नेटवर्थ बीसीसीएल से काफी कम है। बीसीसीएल ओवरऑल रिटर्न ऑन नेटवर्थ और पी के हिसाब से काफी कंफर्टेबल दिखती है और अगर ग्लोबल पेयर्स से बात करें तो 8 से 10 का पी रेंज पर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं बीसीसीएल देखे तो इससे काफी कंफर्टेबल और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आई है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िएगा, ताकि कोई भी हमारा वीडियो आपके दिन भर के बिजी शेड्यूल में मिस ना हो सके। हम हमारे सारे वीडियो आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा सके और जब भी आप फ्री रहें या आप रिसर्च करें, तब ये हमारे वीडियो आपकी रिसर्च में मदद कर सके। फिलहाल ग्रे मार्केट में 70% से ज़्यादा की एक अट्रैक्टिव डिमांड देखने को मिल रही है, लेकिन याद रखिएगा कि जीएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है, इसलिए जीएमपी के आधार पे कोई भी निवेश मत कीजिएगा। आईपीओ एनालिसिस करने के लिए हमने कुछ पैरामीटर सेट किए हैं, उन्हीं पैरामीटर की सहायता से हम आज का आईपीओ एनालिसिस करेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये पैरामीटर्स आपको भी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशंस काफ़ी डिसेंट और अट्रैक्टिव लग रही है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल। इस कंपनी के फाइनेंशियल लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, जो जहां असेट्स, इनकम, पेट सुधरते हुए दिखे हैं और इबिटा में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। बात करते हैं कंपनी की रिजर्व्स की, जो लगातार कॉन्सेंट्रेटली बढ़ती हुई दिखी है और इस कंपनी की बोरोइंग भी इस फाइनेंशियल ईयर में बढ़ती हुई दिखी है, जो कि अभी फिलहाल अंडर कंट्रोल लगती है। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के सामने एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आई है। नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी। जीएमपी इस कंपनी की 70% से ज़्यादा यानी 16.25 रुपीज़ के आसपास चल रही है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। निफ्टी लाइफ हाई के आसपास घूम रही है और इंटरनेशनल मार्केट में कुछ डेवलपमेंट होते हुए दिखे हैं, लेकिन ये इस कंपनी का आईपीओ एक जबरदस्त आईपीओ हो सकता है। इसलिए फिलहाल मैं इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने जाऊंगा, लेकिन आप मेरे डिसीजन पे अपना डिसीजन ना ले, अपना डिसीजन सोच समझ कर ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लें और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड कीजिएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अप्लाई या अवॉइड का टाइप करके बताइएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और जबरदस्त आईपीओ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।